Dear students, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, हम इकोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था, जिसमें हमने इकोलॉजी की परिभाषा और इकोलॉजी के जो मुख्य दो फैक्टर है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में विस्तार से समझा था। इस व्याख्यान में हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही एनर्जी किस प्रकार इस सिस्टम में काम करती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं, ऑफ इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म ए कम्युनिटी कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कम्युनिटी। अर्थात एबायोटिक जो आपका इकोसिस्टम का पार्ट है, उसमें हम उन सभी भौतिक एवं रासायनिक घटकों को सम्मिलित करते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित है। उदाहरण क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स इत्यादि। यानी कि क्लाइमेट का जब हम बात करते हैं, पहले भी हमने कहा था क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ आती है। हमारी जो मिट्टी है, जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियाँ उपस्थित है, सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं इसके ऊपर हमें देखने को मिलती है। जल, जिसमें हम देखते हैं कि लवणों की मात्रा के आधार पर हम इसको स्वच्छ जल और समुद्री जल में, और उनके बीच का जो स्थान होता है डेल्टा जहाँ बनता है, जिसमें हम यूसेरीज जिनको हम बोलते हैं, वो सम्मिलित है, जिसमें कि जलीय जीव निवास करते हैं। और उसके अलावा पूरे सिस्टम को संचालित करने वाले दो मुख्य घटक पोषक तत्व और ऊर्जा इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम इनके बारे में जानकारी विस्तार से प्राप्त करेंगे। फिजिकल या भौतिक घटक, दे इंक्लूड द एनर्जी, climate, raw materials, and living space that the biological community needs. They are useful for growth and maintenance of its member. उदाहरण वायु, जल, मृदा, सूर्य की ऊर्जा इत्यादि। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। दे आर द सोर्सेज ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसमें हम दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं और उसका आधार जो है वो उनकी मात्रा के अनुसार होता है। किसी जीव को अगर ज़्यादा मात्रा में कोई एलिमेंट चाहिए तो उसको हम मैक्रो एलिमेंट बोलेंगे, जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम इत्यादि आते हैं, कैल्शियम आता है। जबकि माइक्रो एलिमेंट, जिनको हम कभी ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इसमें जो पदार्थ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, इनकी काफ़ी कम मात्रा आवश्यक होती है, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स के घटक होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, लाइक कॉपर, जिंक, आपके कोबाल्ट, निकल इत्यादि। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। टू अंडरस्टैंड क्लियरली द नेचर ऑफ इकोसिस्टम, इट्स फंक्शनिंग शुड बी थॉरोली अंडरस्टूड। द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज टू अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ हम जो इकोसिस्टम, जिसको हमने पहले भी कहा था कि डायनेमिक स्टेट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, और उनके बीच की जो इंटरेक्शंस है, उन सभी को हम इकोसिस्टम में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एनर्जी जो एक जीव से दूसरे जीव में जाती है और उसके साथ साथ में जो पोषक तत्व है उनका चक्रण किस प्रकार होता है, इसी को समझने के लिए हमें इसके आगे अध्ययन करना आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स। प्राइमरी फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज मैन्युफैक्चर
ऑफ स्टार्च या फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स जो है प्लांट्स के साथ साथ में एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में हमें देखने को मिलती है, वो जिसमें वो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और रासायनिक ऊर्जा को सभी जीव, जिसमें कि शाकाहारी और मांसाहारी जंतु सम्मिलित होते हैं, वो उसको काम में लेते हैं, उसको स्वांगीकरण के द्वारा अपने शरीर की मरम्मत, शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रियाओं में काम में लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा श्वसन और उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से निकल जाता है और आगे का हिस्सा है अन्य जीवों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर्स। और उसके बाद में हम देखते हैं टर्सरी फंक्शन। ऑल लिविंग सिस्टम्स डाइट एट ए पर्टिकुलर स्टेज। दीज डेड सिस्टम आर composed to initiate third function of ecosystem, namely cycling। तो यहाँ हम साइकिलिंग जो शब्द है इसका एक अर्थ हम समझ सकते हैं कि चक्रण, इसको हम हिंदी में कहते हैं, अर्थात जो भी क्रियाएं हैं वो रिपीटेड मैनर में होती है, एक किसी बिंदु से शुरू होके और आगे बढ़ते हुए वापस उसी बिंदु पे आके ख़त्म होती है। इसके बारे में भी हमने समझ लिया कि किस प्रकार एक पादप है वो मिट्टी से अपने पोषक तत्व को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करता है और वापस जब मृत अवस्था में चला जाता है तो उसके साथ जो अन्य जंतु होते हैं वो भी मर जाते हैं और उनको डीकम्पोजर्स, जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया एंड फंजाई आते हैं, उसको डीकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देते हैं और वो पोषक तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं स्टडिंग द फॉलोइंग टर्म्स: एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो, फूड चेन्स, फूड वेब्स एंड फूड पिरामिड्स। तो यहाँ हम इन टर्म्स को हम आगे की कक्षाओं में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे इसमें हम देखेंगे एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी इज द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स टू आवर प्लानेट। यहाँ हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी है वो हमारे इस ग्रह के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। Though a lot of sunlight falls on the green plants, only 1% of it is utilized for photosynthesis। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऊर्जा हमारे इस इकोसिस्टम में काम में आ जाए, इसकी बहुत ही थोड़ी मात्रा हमारे इकोसिस्टम में प्रवेश करती है, बाकी सारी ऊर्जा स्कैटर हो जाती है और वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इसेंशियल स्टेप टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरा जो अपना भोजन उन स्वयंपोषी पादपों से या उनके द्वारा आगे की जो घटक होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। सम अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड द रिमेनिंग इज ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, जिसको हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। Thus the energy enters the ecosystem through photosynthesis and passes through the different trophic levels, feeding levels। तो यहाँ हम देखेंगे आगे की कक्षाओं में कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, यानी पोषक स्तर, जिसमें कि कोई जीव प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, हर्बीवोरस है या टॉप प्रीडेटर है। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम्स। तो यहाँ हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस चीज़ को समझना है कि किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपके लिंडेमान का 10% ऊर्जा का नियम यहाँ हम देखते हैं, दक्षांश का नियम जिसको हम बोलते हैं। और इस नियम के अनुसार लिंडेमान ने ये
साबित किया था कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो इफ़िशिएंट 10% ही होता है। अर्थात एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब ऊर्जा जाती है तो उसका 90% हिस्सा आगे ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो वो कहाँ जाता है? तो वो हिस्सा उस जीव की श्वसन की जितनी भी गतिविधि होती है, जिसमें भोजन को तोड़ के ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसके द्वारा वो अपनी सभी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करता है, उसमें खर्च होता है। उसके अलावा वो उत्सर्जन के अंदर भी अपनी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा ख़त्म करता है, और उसके बाद जो ऊर्जा बच जाती है उसको वो स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में स्टोर करता है, और वही ऊर्जा अगले ट्रॉपिक लेवल पर उपलब्ध हो पाती है। और इसी को ही लिंडेमान का दक्षांश नियम कहते हैं। अब यहाँ देखो फ्लो चार्ट में सबसे पहले सन, उसके द्वारा ऊर्जा है फोटोन के रूप में या सोलर रेडिएशन के रूप में हमारे सौरमंडल में से होती हुई हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। और ये जो पृथ्वी पर पहुंचती है तो हमें पता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, बादल उपस्थित होता है। तो ये जो गैसें हैं या बादल है उनसे टकराने के कारण कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है और कुछ हिस्सा अपने धरातल से टकरा के सीधा लौट जाता है। इन दो हिस्सों के द्वारा हमारे को कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिल रही है, वो वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। अब क्या होगा कि जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है वो अत्यधिक ऊर्जा की होती है, लेकिन जो टकराने के पश्चात में उसकी जो ऊर्जा का ह्रास है होने से कुछ हमारे वायुमंडल में गैसें होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके पश्चात में मेथेन होती है, और उसके अलावा आपके पास जलवाष्प और कुछ ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। तो वो क्या करते हैं, इस ऊर्जा को कैप्चर कर लेते हैं और वो हमारे वातावरण को गर्म बनाए रखती है। और कुछ ऊर्जा है हमारी प्लांट्स जितने भी एनवायरनमेंट में है, अलग अलग जो अपने हैबिटाट्स है उनके अंदर उपस्थित होते हैं। उनके जो क्लोरोफिल वर्णक है जिसमें विशेष प्रकार के ग्राही होते हैं उनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स है उस ऊर्जा का दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो ये पत्तियाँ उसको हीट के रूप में बाहर निकाल देती है, और दूसरा है वो अपने भोजन बनाने में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान काम में लेती है। अब उस ऊर्जा को कंज्यूमर्स ग्रहण करते हैं। हमने ये पढ़ लिया है कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। वो भी हीट के द्वारा, पसीने के द्वारा अपनी कुछ ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं और उसके अलावा काम में ले लेते हैं। और जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इन दोनों के ऊपर काम करते हैं डीकम्पोजर्स, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ये डीकम्पोजर्स भी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा कुछ ऊर्जा का ह्रास कर देते हैं, और बाकी का जो जितना भी मटेरियल इन्होंने ग्रहण किया था उसको वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में छोड़ देते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि जब डीकम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को नष्ट कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, तो इनका क्या होता है? डीकम्पोजर्स के अंदर जो एलिमेंट इकट्ठे हो रहे हैं उनको कैसे रिलीज़ किया जाए? तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी जब ये नष्ट होते हैं तो और सूक्ष्म स्तर के जीव जो होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल बन गया जिसमें कि सभी प्रकार के माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स उपस्थित है मृदा के अंदर। इस मृदा में जो जल उपस्थित है उसमें घुलकर पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा ये पुनः ट्रांसप्रेशन पुल, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल कहते हैं, उसकी सहायता से ये पौधों के ऊपरी हिस्से में उपस्थित पत्तियों तक पहुंच जाता है और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये साइकिल पुनः स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी फ्लो एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ हमने एनर्जी फ्लो है वो तो देख लिया कि जीवों में किस प्रकार होता है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली आपको ये ऊर्जा के जो नियम हैं उसके बारे में समझाता है कि ऊर्जा है वो किस प्रकार कार्य करती है, कि साइक्लिक फॉर्म में ऊर्जा आगे कैसे बढ़ती है, ऊर्जा का ह्रास होता है कि नहीं होता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम
फॉलोज दी 2 लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये यूनिवर्सल लॉज है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब जगह काम में आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, not be created nor destroyed, but it can be considered from one form to another। अर्थात यहाँ पे पहला जो नियम है वो ये बताता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम द सन, इट is absorbed by plants, herein it's converted into stored chemical energy, solar energy is converted into chemical energy। जो सेकेंड लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का वो कहता है वाट एवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द रिलीज ऑफ हीट। यहाँ हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है लेकिन नष्ट नहीं हो सकती है। पहला फॉर्म तो हमने बताया था कि एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेट ये कहता है कि एनर्जी को नष्ट तो नहीं किया जा सकता है और उसको दूसरे स्टेट में भी बदला जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ ऊर्जा का कुछ हिस्सा है वो अनुपयोगी साबित होता है, अनुपयोगी रूप से वो हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी जो हम शब्द की बात करते हैं, कॉस्मोस या यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा एंट्रोपी के रूप में अपने इकोसिस्टम से बाहर चला जाता है, अपने लिए काम में नहीं रहता है। देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी 80 to 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट एज इट मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। द लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस थ्रू रेस्पिरेशन और उसके द्वारा जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों में। तो इस प्रकार हमने एबायोटिक फैक्टर्स को समझा। इसमें हम फिर से एक बार समझते हैं कि जो ये हमारा पूरा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी है उसमें किस प्रकार ये सिस्टम